मेरे शेरों, हमें अच्छी तरह पता है कि आज से 800 साल पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक दिन तुम मुसलमान कॉन्स्टेंटिनोपल को जरूर फतह करोगे। क्या होगी वो फौज और क्या होगा उस फौज का लीडर? What a wonderful leader will her leader be? ये भी प्रेडिक्शन पहले से की हुई है। मतलब अपने बादशाह की जबान से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनकर उस्मानिया फौज का एक एक सिपाही मेहमत के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हुआ। और सबको इस बात की उम्मीद थी कि हम ही वो फौज बने जिसकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ की थी, और इस तरह मुसलमानों की रोमन एम्पायर के कैपिटल को फतह करने की 5वीं कोशिश शुरू हुई। और मुसलमानों की फौज ने हर तरफ से कॉन्स्टेंटिनोपल को घेर लिया। इस शहर को फतह करने के लिए मेहमत ने 4 खतरनाक स्ट्रेटजीज बनाई, और इस वीडियो में हम एक एक स्ट्रेटजी को गौर से स्टडी करेंगे। मेहमत की ऑलमोस्ट 1 लाख की फौज ने जमीन के रास्ते से कॉन्स्टेंटिनोपल को घेर लिया, और मेहमत की नेवी की 200 कश्तियों ने समंदर से भी इस शहर को घेर लिया। अब तक तो हमें भी इस बात का अच्छी तरह से पता है कि यह शहर सिर्फ एक रास्ते से फतह हो सकता है, द गोल्डन हॉर्न। इसीलिए मुसलमानों की कश्तियां तेजी से गोल्डन हॉर्न की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन ऑफ कोर्स पिछले 800 साल से जिस चेन ने इस शहर को बचाए रखा था, अब भी वो चेन उसी तरह लगी हुई थी। इस चेन का वजन 30 टन था। और जब मुसलमानों की कश्तियां आगे बढ़ी, रोमन्स ने अपने तोपों और तीरों से मुसलमानों को पीछे भगा दिया। मेहमत की नेवी भी इस चेन को तोड़ नहीं सकी, और इस तरह मेहमत की पहली स्ट्रेटजी फेल हो गई। मेहमत ने अपनी दूसरी स्ट्रेटजी में अपनी पूरी फौज से शहर पर हमला कर दिया। उस्मानिया फौज बहुत ही बहादुरी से लड़ी, लेकिन आखिर बहुत कोशिश के बाद जेवानी जस्टिनियानी ने मुसलमानों की फौज को एक कदम भी आगे बढ़ाने नहीं दिया। The Turks come in and Justiniani fights them off. ये लड़ाई इतनी सख्त थी कि आहिस्ता आहिस्ता हजारों मुसलमान शहीद होने लगे। और यहां पर मेहमत और मुसलमानों को समझ आई कि आखिर इस शहर को पिछले 800 साल में क्यों फतह नहीं किया जा सका। और इस तरह कुछ ही देर में कॉन्स्टेंटिनोपल की लंबी दीवारों के सामने हजारों मुसलमान शहीद हो गए। लेकिन मेहमत की यह फौज इतनी खतरनाक थी कि उस वक्त शहर के अंदर से एक रोमन फौजी कहता है कि हम जब भी किसी उस्मानी फौजी को अपने तीरों से मारते थे, 2 और फौजी उसकी डेड बॉडी को उठाने के लिए वापस मैदान में आते थे, और जब हम उन्हें भी मार देते थे, उनके पीछे भी और उस्मानी फौज आती थी। यह रोमन फौजी लिखता है कि उस्मानिया की फौज अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाती थी, लेकिन उन्हें यह बात कबूल नहीं थी कि वो अपने भाई को इसी तरह मैदान में छोड़ दें। लेकिन इस सब के बाद भी मेहमत की दूसरी स्ट्रेटजी बुरी तरह फेल हो गई। लेकिन मेहमत को अच्छी तरह पता था कि उसे बहुत जल्द कुछ बड़ा करना होगा, क्योंकि अगर उसने ये शहर जल्द फतह नहीं किया तो पोप की आर्मी यूरोप से पहुंचकर मुसलमानों पर हमला कर देगी, और मेहमत का ख्वाब भी बिल्कुल अपने बाप की तरह टूट जाएगा। तो अब 2 फेल्ड स्ट्रेटजीज के बाद मेहमत ने अपनी तीसरी स्ट्रेटजी पर काम शुरू किया। जब समंदर और जमीन दोनों से यह शहर फतह नहीं हुआ, तो मेहमत ने एक नया प्लान बनाया कि अब वो जमीन से नहीं बल्कि जमीन के नीचे से इस शहर को फतह करेगा। इसीलिए मेहमत ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि जमीन के नीचे से टनल्स बनाना शुरू कर। ऐसे टनल्स जो जमीन के अंदर से कॉन्स्टेंटिनोपल की लंबी लंबी दीवारों के नीचे से
सीधा शहर के अंदर पहुंच जाए और हमारी फौज इन टनल्स के अंदर से अचानक शहर के अंदर पहुंच जाए, जिसके बाद इन टनल्स पर काम शुरू हुआ। यह स्ट्रेटजी इतनी जबरदस्त थी कि मुसलमान वाकई में जमीन के अंदर से कॉन्स्टेंटिनोपल की लंबी लंबी दीवारों को क्रॉस करते हुए शहर के बिल्कुल नीचे पहुंच गए। लेकिन जैसे ही मेहमद का यह तीसरा प्लान कंप्लीट होने वाला था, किसी तरह इन टनल्स की खबर रोमन एम्पायर के बादशाह तक पहुंची और बादशाह ने हुक्म दिया कि इससे पहले कि मुसलमान इन टनल से हम पर हमला करें, इन सारे टनल्स के अंदर तेल डालकर आग लगा दी जाए। रोमन्स की फौज किसी तरह जमीन खोदकर इन टनल्स तक पहुंची, जहां अब भी बहुत सारे उस्मानिया सोल्जर्स थे और रोमन्स ने इन सबको आग लगा दी। मेहमद के इन टनल्स में सारे सोल्जर्स जलकर राख हो गए और इस तरह मेहमद की ये तीसरी स्ट्रेटजी बुरी तरह फेल हो गई। अब मेहमद फ्रस्ट्रेट हो चुका था और उसका सब्र खत्म होने वाला था, लेकिन मेहमद के पास अब भी एक ऐसी स्ट्रेटजी थी जो इससे पहले दुनिया में किसी ने भी यूज नहीं की थी। मेहमद की चौथी और आखिरी स्ट्रेटजी उस जमाने की दुनिया की सबसे बड़ी तोप, द ग्रेट बसिलिका। Big cannon. Really big cannon. मेहमद ने बसिलिका को आगे लाने का हुक्म दिया। 60 बुल्स इस तोप को खींचते हुए आगे आए और सिर्फ बुल्स नहीं, बल्कि इन बुल्स के साथ साथ 400 लोग इस तोप को खींच रहे थे। और जैसे ही बसिलिका आखिर अपनी जगह पर पहुंच गई, तो क्या होना था? सुल्तान मेहमद ने हुक्म दिया, बसिलिका का सिर्फ एक गोला 600 किलोग्राम्स का होता था। मतलब बसिलिका का सिर्फ एक गोला एक छोटी गाड़ी के बराबर होता था। और इस तरह बसिलिका के ये बड़े बड़े गोले सीधा कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारों पर लगने लगे। अब तक कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारों को पिछले 1000 साल से तोपों की गोलों से कोई फर्क नहीं पड़ता, पीछे से बारूद फटता लेकिन ना, पहली उसके बार pressure से वो बसिलिका आगे के जाती है। गोलों ने कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारों को क्रश करना शुरू किया। कहा जाता है बसिलिका की हर फायर पर मुसलमानों की फौज जोर जोर से नारे लगाती थी और पहली बार ऐसा लग रहा था कि फाइनली मुसलमान ये शहर फतह कर लेंगे। अल्लाहु अकबर! लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा मसला था, मुसलमानों में नहीं, बल्कि ये मसला बसिलिका के अपने डिजाइन में था। बसिलिका इतनी बड़ी तोप थी कि ये 3 घंटों के अंदर सिर्फ एक बार ही चल सकती, और इस इतनी बड़ी तोप को कंट्रोल करना इतना मुश्किल था कि इससे कभी भी एक टारगेट 2 बार फायर नहीं किया जा सकता था। मतलब बसिलिका हर बार अपनी मर्जी से कहीं भी फायर किया करती थी। मेहमद ने जब गौर से देखा, उसे पता चला कि जब भी बसिलिका फायर करती है, रोमन्स जल्दी से दीवार के उस हिस्से को दोबारा रिपेयर कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि बसिलिका अगले 3 घंटे तक अब दोबारा फायर नहीं कर सकती, और अगर फायर भी कर ले तो ये जगह दोबारा हिट नहीं होगी। ये देखकर मेहमद को बसिलिका के चीफ इंजीनियर ओरबन पर गुस्सा आया और वो सीधा इस इंजीनियर के पास गया और उसे हुक्म दिया। I want this cannon firing immediately. लेकिन ओरबन ने जवाब दिया, The barrel is cracking. लेकिन मेहमद ने कहा नहीं, अभी इसी वक्त बसिलिका को चलाओ। बसिलिका का स्टील हर फायर के बाद इतना गर्म हो जाता था कि हर बार इसे गर्म ऑयल के साथ दोबारा रिपेयर करना होता था, और फायर होने के टाइम अगर कोई इसके पास खड़ा होता था, इस तोप के चलने के सिर्फ शॉक वेव हवा की वजह से उसकी हड्डियां टूट जाती थी। लेकिन यहां मसला यह था कि बसिलिका मेहमद की आखिरी स्ट्रेटेजी और आखिरी उम्मीद थी, वरना इसके बगैर मेहमद के पास और कोई प्लान नहीं था। इसीलिए मेहमद के ही ऑर्डर्स में बसिलिका को बार बार चलाया जाने लगा, जिससे
से आहिस्ता आहिस्ता वेट नहीं कर रहे बसिलिका वो का 3 स्टील घंटे का। गर्म होने लगा और बसिलिका के स्टील में क्रैक्स पड़ने लगे और आखिर दुनिया की सबसे बड़ी तोप बसिलिका। वहीं पे फट गई इन लोगों के पास। और कहा जाता है बसिलिका के साथ साथ इसे बनाने वाला इंजीनियर ओरबन भी इसके फटने से फौत हो गया। और इस तरह नहीं, महमद उसका की टाइम ये था 3 चौथी और घंटे में एक बार। आखिरी स्ट्रेटेजी भी बुरी तरह फेल हो गई। हाँ गरम थी, उन्होंने कहा चलाओ इसको। ये तो है जिसकी और दूसरी तोप थी तरफ वो राजा था। पोप की आर्मी भी बिल्कुल कॉन्स्टेंटिनोपल के करीब पहुंचने वाली थी। अब तक तो मुसलमानों में लड़ने का बहुत जज्बा था, लेकिन यहां से वो शुरू हुआ जो इससे पहले हर उस फौज के साथ हुआ था जिसने कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमला करने की गलती की। मायूसी। महमद की पूरी फौज में हर तरफ मायूसी फैल गई और उनकी कोई गलती भी नहीं है। आप खुद सोचें, महमद ने समंदर से, फिर जमीन से, फिर जमीन के नीचे से और फिर इवन हवाओं से इस शहर को फतह करने की कोशिश की, लेकिन इस शहर ने महमद के सामने सरेंडर नहीं किया। इस सब से आखिर हर तरफ मायूसी फैल गई, फौज का सारा मोराल टूट गया। इवन महमद का अपना प्राइम मिनिस्टर, जो पहले ही महमद को एक बच्चा समझता था, उसे भी यकीन हो गया कि महमद भी बिल्कुल पहले बादशाहों की तरह फेल हो जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, वहां रोमन्स भी जश्न मनाने लगे, क्योंकि उन्हें समझ आ गई कि कॉन्स्टेंटिनोपल उनका शहर था, है और कयामत तक ये शहर उन्हीं का रहेगा। लेकिन पूरी उस्मानी फौज में अब भी 2 ऐसे लोग थे जो हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। उस्मानिया सल्तनत का वजीर जरगनोश पाशा और खुद उस्मानियों का बादशाह सुल्तान महमद खान। तो अब जब मुसलमानों की फौज मायूस हो चुकी थी और वहां कॉन्स्टेंटिनोपल में जश्न मनाया जा रहा था, महमद ने एक ऐसा काम किया जो इससे पहले पूरी दुनिया की हिस्ट्री में किसी ने सोचा भी नहीं था। कॉन्स्टेंटिनोपल के अंदर पूरी रात जश्न मनाने के बाद आखिर रोमन्स थक कर सो गए। लेकिन जैसे ही अगली सुबह हुई, अचानक शहर के हर कोने से चीखों की आवाजें आने लगी। लोगों की ये चीखें सुनकर जब रोमन बादशाह बाहर वो निकला उधर पार्टी कर रहे थे, वो तो उसे तक सो बताया गए। गया कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, क्योंकि सुल्तान महमद की नेवी पिछले 800 साल में पहली बार गोल्डन हॉर्न की इस चेन को क्रॉस करके गोल्डन हॉर्न के अंदर घुस चुकी है। ये सुनकर आए बादशाह कैसे? को यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो बादशाह ने पूछा कि कैसे? बादशाह भागकर शहर की दीवार के ऊपर पहुंचा और उसने देखा कि चेन बिल्कुल उसी तरह ठीक ठाक अपनी जगह पर लगी हुई। तो फिर आखिर महमद की फौज गोल्डन हॉर्न तक पहुंची कैसे? असल में सबसे कुछ ही दिन पहले जब महमद की सारी बाकी स्ट्रेटजीज फेल हो चुकी थी और मुसलमानों के हौसले टूट चुके थे, उसी वक्त महमद ने अपने बेस्ट जनरल जरगनोश पाशा को अपने पास बुलाया और उसे एक ऐसा प्लान बताया जो इससे पहले पूरी दुनिया में कभी नहीं हुआ। को हाथ में उठा के महमद ने अपने जनरल से कहा कि यह शहर सिर्फ और सिर्फ साइड से गोल्डन आगे हॉर्न मतलब से ही फतह हो सकता है और गोल्डन हॉर्न का रास्ता ऑफ कोर्स उनके पीछे व्यू दिख 800 रहा क्या साल वो? से इसी चेन ने रोका हुआ है। तो क्यों ना हम इस चेन को छोड़कर जमीन से एक लकड़ियों का रास्ता बनाएं और फिर अपनी नेवी की कश्तियों को बुल्स और लोगों से खींच कर इस पूरे रास्ते से गोल्डन हॉर्न की चेन के पीछे पहुंचा गए। महमद का यह प्लान बहुत ही एक अजीब प्लान था और अगर महमद अपना ये अजीब प्लान किसी भी एक्सपीरियंस्ड और बड़े मिनिस्टर को बताता तो वो उस पर मना कर जरूर हंसता और कहता ये 21 साल का लड़का, इसको दुनिया का क्या पता। क्या करते हैं? जो काम दुनिया की तारीख में पहले नहीं हुआ वो
वो हम कैसे करेंगे? कर दिया और भाई, मेहमद मैं को भी तो पता था सुना कि ये सब बिल्कुल ऐसा ही कहेंगे, इसीलिए मेहमद ने अपने इस प्लान के बारे में किसी को भी नहीं बताया, इवन अपने ग्रैंड वजीर हलील पाशा को भी नहीं। तो अब मेहमद के इस सीक्रेट प्लान पर सिर्फ उसका सबसे लॉयल जनरल जरगनोश पाशा ही काम कर रहा था। और आखिर कश्तियों के इस रोड पर काम शुरू हुआ। ये इतना खतरनाक प्लान था कि अगर रोड बनने की थोड़ी भी आवाज रोमन्स तक पहुंच जाती तो ये सारा प्लान भी फेल हो जाता था। इसीलिए ये रोड सिर्फ रात के अंधेरे में ही बनाया जाता था। और रोमन से इस रोड की आवाज भी छुपाने के लिए जब भी इस रोड पर काम होता था, मेहमद अपनी सारी तोपों से शहर पर हमले किया करता था। जैसे ही लकड़ियों का ये रोड तैयार हुआ, इन लकड़ियों के ऊपर जानवरों की चर्बी मेल्ट करके इसे बिल्कुल स्लिपरी बना दिया ताकि कश्तियां आराम से इस पर खींची जा सके। और जैसे ही मेहमद का ये सीक्रेट रोड तैयार हुआ, अब यहां पर मेहमद के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आया, क्योंकि मेहमद ने ये सारी की सारी कश्तियां एक ही रात में इस रास्ते से गोल्डन हॉर्न तक पहुंचानी थी, वरना रोमन्स को पता चल जाता और ये प्लान भी फेल हो जाता। इसीलिए रात होने से पहले मेहमद ने अपने कश्तियों के पास 100 बुल्स को लाकर खड़ा कर दिया और इसी के साथ अपने फौज से 1000 सबसे स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स को भी कश्तियों के पास आने का हुक्म दिया। और जैसे ही आसमान में आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा फैलने लगा, मेहमद के इस आखिरी प्लान और आखिरी उम्मीद पर काम शुरू हुआ। लेकिन यहां पर एक और मसला था। यह पूरा रास्ता ऐसे हिल टाइप रास्ता था, मतलब पहले कश्तियों को ऐसे पहाड़ के ऊपर लेके जाना था, जो एक बहुत ही इम्पॉसिबल काम था। लेकिन दूसरी साइड उतरना कोई ज्यादा बड़ा मसला नहीं था। खैर, जो भी था, आखिर मेहमद के ऑर्डर्स पर 100 बुल्स और 1000 आदमियों ने पानी से कश्तियां खींचकर जमीन पर चलाना शुरू किया। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं था। जैसे जैसे ये कश्तियां चढ़ाई की तरफ बढ़ने लगी, आहिस्ता आहिस्ता इन्हें खींचना और भी मुश्किल होने लगा, जिससे यहां पर बहुत ज्यादा टाइम जाया होने लगा। और वहां मसला यह था कि एक ही रात में इन सारी कश्तियों को गोल्डन हॉर्न तक पहुंचाना लाजमी था। लेकिन इन कश्तियों को खींचना कोई आसान काम भी नहीं था, क्योंकि एक एक कश्ती का वजन ऑलमोस्ट 40 टन था, मतलब 40,000 किलोग्राम। यह प्लान भी आहिस्ता आहिस्ता फेल होने की तरफ जा रहा था। अचानक रात के अंधेरे में मुसलमानों के आसपास तेज हवाएं चलने लगी और मुसलमानों की किस्मत इतनी अच्छी थी कि इन हवाओं की डायरेक्शन भी वही थी जिस तरफ मुसलमान ये कश्तियां खींच रहे थे। तो अब एक कश्ती जिस तरह समंदर पर हवाओं की स्पीड से चलती है, उसी तरह जमीन पर भी मेहमद की फौज ने अपनी कश्तियों के सेल्स खोल दिए। तो अब बुल्स, सोल्जर्स और इन हवाओं की ताकत से कश्तियां तेजी से गोल्डन हॉर्न की तरफ जमीन से बढ़ने लगी। और आखिर इस तरह एक ही रात में मेहमद की फौज ने ऑलमोस्ट 70 कश्तियों को जमीन के ऊपर खींच खींच कर गोल्डन हॉर्न तक पहुंचा दिया। इसीलिए जैसे ही अगली सुबह हुई, कॉन्स्टेंटिनोपल के हर कोने से लोग मेहमद की इन कश्तियों को देखकर जोर जोर से चीखने लगे। इस एक वाक़े से हालात बिल्कुल बदल गए और अब मायूसी मुसलमानों से निकलकर हर क्रिश्चियन के दिल में फैल गई। और अचानक यहाँ पर शहर के अंदर एक ऐसी खबर फैली जिसने रोमन्स का मोराल बिल्कुल तोड़ कर रख दिया। पिछले 1000 साल से रोमन एम्पायर में एक प्रोफेसी मशहूर थी और वो प्रोफेसी ये थी, एक जमाने में एक क्रिश्चियन बाबा ने कहा था कि इस शहर कॉन्स्टेंटिनोपल को सबसे पहले फतह करने वाला बादशाह कॉन्स्टेंटीन था, जिसकी मां का नाम हेलेना था। और इस बाबा की प्रोफेसी ये थी कि एक दिन कॉन्स्टेंटिनोपल के आखिरी बादशाह का नाम भी कॉन्स्टेंटीन होगा और उसकी मां का नाम भी हेलेना होगा।
तो अब मेहमत की कश्तियों को गोल्डन हॉर्न के अंदर देखकर शहर के लोगों को यह प्रोफेसी दोबारा याद आई, क्योंकि बिल्कुल पहले बादशाह की तरह अब भी रोमन बादशाह का नाम कॉन्स्टेंटीन था। और अजीब बात यह है कि उसकी मां का नाम भी हेलेना था। तो अब मेहमत की कश्तियों को देखकर और इस प्रोफेसी की वजह से शहर के अंदर हर आदमी का हौसला बिल्कुल खत्म हो गया और बादशाह को भी मजबूरन अपनी आधी फौज यहां से हटाकर गोल्डन हॉर्न की तरफ भेजना पड़ा। अब तारीख में पहली बार कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवार पर सिर्फ आधी फौज खड़ी थी और यह देखकर मेहमत ने भी एक बार फिर पूरी फौज के सामने फतह से पहले अपनी आखिरी स्पीच की और मेहमत ने फिर से अपनी पूरी फौज को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस की याद दिलाई कि एक दिन मुसलमान कॉन्स्टेंटिनोपल को जरूर फतह करेंगे। क्या होगी वो फौज और क्या होगा उसका लीडर। आज हम सबको पता है कि यह हदीस एक ज़ईफ हदीस है, लेकिन उस वक्त इसी हदीस से मुसलमानों की फौज का जज्बा आसमान तक पहुंचा और आखिर मुसलमानों ने कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवार पर अपना आखिरी हमला किया और वहां गोल्डन हॉर्न से भी मुसलमानों की नेवी ने फौज को दूसरी साइड से शहर के करीब लाना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता जंग बढ़ने लगी और यहां भी आई हैव टू से रोमन एम्पायर की फौज खून के आखिरी कतरे तक लगी, जिसे देखकर मेहमत का ग्रैंड वजीर हलील पाशा फिर डरने लगा और मेहमत से कहा कि हमें पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन अब मेहमत और रुकने वाला नहीं था। मेहमत ने अपनी फौज को आगे बढ़ने का हुक्म दिया और मेहमत ने अपनी जिंदगी की सबसे फेमस लाइन कही कि आज या तो मैं कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करूंगा और या मैं और मेरी पूरी फौज इस शहर के दीवार के आगे ही मर जाएगी। आखिर इसी तरह जंग चलती रही और किसी को भी समझ नहीं आ रही थी कि आगे क्या होने वाला है। अचानक मुसलमानों की फौज से कुछ बहादुर सोल्जर्स आगे बढ़े और किसी तरह पहली बार कॉन्स्टेंटिनोपल की लंबी दीवार के ऊपर चढ़े और आखिर इन्हीं में से एक ने 800 साल में पहली बार कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवार के ऊपर उस्मानिया सल्तनत का झंडा लगाया और इस झंडे को देखते ही मुसलमानों की बाकी फौज ने और भी सख्त हमला किया। यह देखकर कॉन्स्टेंटिनोपल का जनरल जस्टिनियानी जंग से पीछे हटा और शहर छोड़कर भागने लगा और बाकियों ने रोमन बादशाह से भी कहा कि अब और यह शहर नहीं बच सकता, आप भी अपनी जान बचाकर भाग जाएं। लेकिन यहां पर रोमन एम्पायर के आखिरी बादशाह कॉन्स्टेंटीन ने कहा नहीं, जो भी अपनी जान बचाना चाहता है वो जा सकता है, लेकिन जो भी मौत से नहीं डरता वो मेरे साथ आए और उस्मानियों के खिलाफ खून के आखिरी कतरे तक लड़ने के लिए तैयार हो जाए। और इस तरह ऑलमोस्ट 2000 साल पुराने द ग्रेट रोमन एम्पायर के आखिरी बादशाह ने अपने कैपिटल को बचाते बचाते अपनी जान दे दी और रोमन बादशाह के गिरते ही आखिर मुसलमान 800 साल की कोशिश के बाद कॉन्स्टेंटिनोपल के अंदर घुस गए। जो काम 23 बड़े बड़े बादशाह नहीं कर सके, एक 21 साल के लड़के ने वो कर दिखाया। लोगों ने बिलीव किया, ये बड़ी बात है। मेहमत अपनी पूरी फौज के साथ कॉन्स्टेंटिनोपल एंटर हुआ और इस दिन सुल्तान मेहमत को एक नया नाम मिला, फातेह। सुल्तान मेहमत फातेह। मेहमत ने कॉन्स्टेंटिनोपल के सबसे बड़े चर्च हाया सोफिया को एक मस्जिद में कन्वर्ट किया और वहां पहली अजान दी गई, जो आज तक उसी तरह हर दिन दी जाती है। ये लोग देखेंगे, है ना। अब जैसे ही मेहमत इन सारी जंगों से फारिग हो, सबसे पहले मेहमत ने अपने ग्रैंड वजीर हलील पाशा को अपने पास बुलाया और उसे कहा कि आपने हमेशा मुझे एक
बच्चा ही समझा है और कभी भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया। Why didn't you believe in me? और ये कहते ही मेहमद ने पीछे खड़े अपने लॉयल वजीर जरगनोश पाशा से कहा, ग्रैंड वजीर जरगनोश पाशा, जाओ और इस गद्दार हलील पाशा का सर काट दो। Grand Vizier. और आज से तुम जरगनोश पाशा पूरी उस्मानिया सल्तनत के वजीर आजम हो गए। इस तरह मेहमद ने कॉन्स्टेंटिनोपल को अपना लेकिन वो गद्दार और कैसे उस्मानिया हुआ? सल्तनत का नया कैपिटल विश्वास बनाया। नहीं करा ना कदे भी, या तो मेहमद कुछ ने कर पूरी सकता। मुसलमान मतलब दुनिया की बच्चा बच्चा ही तरफ करते रहे लेटर्स ना। भेजे, पर गद्दारी जिसमें कर एक दिया। लेटर मेहमद गद्दारी ने तो मक्का हुई के ना। तो सबसे आज तक बड़े विश्वास नहीं किया स्कॉलर मेरे की तरफ ऊपर। भी भेजा और उन्हें बताया एक कि तो आखिर हिम्मत हौसला 800 साल बढ़ाना रहे, वीराना बाद रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि बच्चा वसल्लम की बच्चा। ख्वाहिश पूरी हो चुकी है और मुसलमानों ने रोमन एम्पायर के बादशाह का शहर फतह कर लिया। और इस तरह द ग्रेट रोमन एम्पायर आखिर दुनिया से हमेशा के लिए खत्म हो गया और दुनिया में एक नई सुपर पावर बनी, द ग्रेट ऑटोमन एम्पायर। सब्सक्राइब। तो सबसे तमन्ना बड़ी पता बात है है। कि जो उनके जो लोग हैं ना, उन्होंने इतना विश्वास करा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो वो हार ही रहे थे, इतने लोग मर रहे थे कि जो उठाने आ रहे थे वो ही मर रहे थे। और जो जो तोप बनाई थी इतनी बड़ी, वो तोप के भरोसे ही वो लड़ रहे थे, और वो तोप भी उन्होंने कहा कि खराब हो रही है, फटे कुछ भी हो, तुम चलाओ। वो 3 घंटे के बाद चलती थी ना, हाँ। गर्म हो जाती थी, उन्होंने हीट हो जाती थी। उसने कहा, बनाने वाले ने, Order दे दिया। टेक्नीशियन ने कहा कि नहीं ये खराब हो जाएगी, वो बोला कि तुम करो, और उसके बाद वो फट भी गई और लोग भी मर गए। गर्म थी भाई। उसके बाद भी लोगों ने ये नहीं कि भाई अब बच्चा छोड़ देता, नहीं, उन्होंने साथ दिया। ये कितनी बड़ी बात है। उन्होंने मतलब चुपके से प्लान बनाया कि वो जो है सबको ले जाएंगे, हम पहाड़ के रास्ते से रोड बनाएंगे, फिर नाव ले जाएंगे। उन लोगों ने विश्वास किया, ठीक है। बिल्कुल। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। ऐसा उन्होंने कर लिया एक रात में, वो बहुत बड़ा है ना। नहीं, नया एक खून था, रात में जोश नहीं था हुआ, ऐसे उसका। 2-3 रात लगी होगी, एक रात में नहीं नया हुआ। खून था, जोश था, सब तो बच्चा बच्चा सोचते थे, इसको लेकिन वो देख नया के ना दिमाग मेरे था। गेम ऑफ थ्रोन्स की याद आ रही थी, जैसे वो है ना ड्रैगन्स की मम्मी थी वो, ठीक है, जो वो सबको ले जा रही थी, साथ में पूरी फौज चल रही थी, एक साथ चल रही थी, उसको देख के, है ना, ऐसे। फिल्म देख रहे हैं हम। हाँ, गेम ऑफ थ्रोन्स है, बिल्कुल ऐसा लग रहा था। लेकिन जो उन्होंने आने के बाद अपना वो मारा है ना, वो मेरे ख्याल से ये कहा कि तुमने कभी भी मेरे उम्र देखी, मेरा हौसला नहीं बढ़ाया, बच्चा बच्चा करते रहे। लेकिन गद्दारी का लफ्ज कुछ करा होगा ना। क्या, या फिर कोई बैक स्टोरी है तो इसके पीछे बताना। हाँ। बहुत अच्छा लगा कि मतलब ऐसे ऐसे वॉरियर है जिनके बारे में हमको पता ही नहीं था, है ना, पता कि ही नहीं ऐसे था, ऐसे भी बिल्कुल, है कि इतनी बिल्कुल। कम उम्र में जो इतनी फतेह हाई कर लेवल चुके तक थे। जा चुके हैं। जा चुके थे। मतलब रोमन एम्पायर कोई छोटा मोटा एम्पायर थोड़ा ना था, इतना वैसा एम्पायर था। और अगर ये लोग कुछ भी ना करते ना, तो फिर रोमन एम्पायर इनके ऊपर हमला कर देता। हाँ, कितना कुछ हुआ है, मतलब कितना कुछ था, इतनी लड़ाई था, मतलब चारों तरफ लड़ाई थी क्या पहले के टाइम में? बंदे मारना था बस। पहले क्या, अभी भी तो हमारे यहाँ भी तो हुई है, ईरान इराक हो ही रही अमेरिका है, की, आज भी हो रही अभी है। भी हुई है भाई। हमारी ये मेरी याद में तो ये सबसे बड़ी लड़ाई थी, युद्ध है जो अब चल रहा है आजकल। ईरान और अमेरिका ईरान और इजराइल। अमेरिका इजराइल का। हम तो ये दुआ करते हैं युद्ध तो होना ही नहीं चाहिए, सुख शांति से सब बिल्कुल। मिलजुल के रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, कोई और वीडियो है तो बताना, ठीक है भाई। बाय।